तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर रिटर्न ऑफ द बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कोई कहता है क्या तुम्हें वो बदमाश मिल गया। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मिला। किंग लॉर्ड कहता है कि कम से कम हमारे दुर्भाग्य से कुछ अच्छा भाग तो निकला। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है कि शुक्र है, ट्रेजर सेफ है। अगर ट्रेजर डिसअपियर हो गया होता और प्रिंसेस ली को पता चल जाता तो किंग लॉर्ड बोलता है कि आपको मौके पर ही फांसी दे दी जाएगी। फिलहाल हम गार्डों की संख्या बढ़ाना और थोड़ा ज्यादा सावधान रहना ही कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हमें आइस पैलेस पर भी कब्जा करने की दिशा में और कदम उठाना चाहिए। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है कि अगर हमें ऐसा करना है तो हमें कोई रास्ता निकालना होगा और उस डेमन हेवन आइफ टावर लॉर्ड को नीचे खींचना होगा। अगर ग्रेट प्रिंसेस का समर्थन करने वाला कोई ना होता तो वो आसानी से गिर जाती, लेकिन अंत में समस्या हेवनली आइफ वॉरियर प्रिंसेस बैक सियोन हिवांग है, जो ग्रेट प्रिंसेस की देखभाल करती है। तो किंग लॉर्ड भी बोलता है कि वो हमेशा से ही वो चट्टान रही है जो हमें रोकती रहती है। एनीवे, सेंट्रल प्लान से आया ये यंग बच्चा काफी समय ले रहा है, शायद वो सहज दिखना नहीं चाहता। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है शायद उसे अपनी उम्र का एहसास हो। ऐसा लगता है कि राइटियस सेक्ट में कुछ प्रमुख हस्तियां हैं, अगर नहीं तो क्या न्याय का समूह हम पर इतनी ज्यादा नजर रख रही है। तो किंग लॉर्ड बोलता है कि वेल, चाहे जो भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लानिंग को सही ढंग से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, इस बार किसी भी कीमत पर। राइटियस सेक्ट के यंग बच्चे के स्किल का यूज हेवनली आइस टावर लॉर्ड के सिर को काटने के लिए किया जाना चाहिए। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूर्य एक जगह बैठ के मायूस होती है और अपने मन में कहती है इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, मैं ऐसी आपरी अभिव्यक्ति को कैसे सहन कर सकती हूँ। कहने की बात में किसी प्रकार की बातें नहीं कह सकती, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। क्या मैंने इसके बारे में बहुत हल्के ढंग से सोचा। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी वहाँ आता और कहता है कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो। तो ये देख के वो कहती है कि टीचर आप यहाँ कैसे आए। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं पासी यात्रा कर रहा था और संयोग से मैंने तुमको देखा, तुम्हारी अभिव्यक्ति कुछ सीरियस थी, इसलिए मैंने तुमको फॉलो कर लिया। तो वो बोलती है कि अच्छा ऐसा है। तो हमारे एमसी उससे बोलता है तुम्हारे चेहरे के भाव को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी माँ से मिल चुकी हो। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं अपनी माँ से मिल चुकी, लेकिन वो थोड़ी भी चेंज नहीं हुई और किसी रीजन से मैं वो बात दोबारा नहीं कह सकी जो मैं कहना चाहती थी। मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करती हूँ। निश्चित रूप से जब मैं बाहर गई तो मुझे नफरत हुई और नाराजगी महसूस हुई, लेकिन इस तरह से पछतावा की भावना क्यों बची हुई है। मुझे पूरा विश्वास था कि इन सब बोझों को बावजूद में भी ठीक रहूंगी मैं, लेकिन ये महज एक झूठ थी जो मैं खुद से कह रही थी। मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गई थी बस एक छोटी सी बातचीत के साथ, वो बोझ जिसे मैंने बहुत बड़ी मेहनत से दफना दिया था। और रोने लगती है बहुत जोर से। तो हमारे एमसी उसके सर पे हाथ रखता और कहता है कि सूरिन। तो सूरिन भी बोलती है ऐसा इसलिए शायद क्योंकि मैं अभी भी यंग हूँ, काश में एक एडल्ट होती जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में थोड़ा ज्यादा स्किल्ड होता। क्या चीजें नहीं बदल गई होंगी। और फूट फूट कर रोने लगती है हमारे एमसी को गले लगाकर। और एमसी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और जितना चाहो उतना रो लो, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि कोई भी तुम्हें ना देख सके। अगर वो तुमको देख भी ले तो वो तुम्हारी और इशारा नहीं करेंगे, तुम आराम से रो सकती हो। फिर हमें उसकी मदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो भी मायूस होकर बैठी हुई होती है और अपने मन में कह रही होती है जैसे ही मैंने उसे फोन किया हम सब लड़ने लगे, गुस्सा करने लगे और एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये सोचकर कि मैं अपने अंदर फूट रही भावनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने बच्चे से इतनी रूखेपन से बात की। भले ही मुझे ये नहीं पता था कि वो बच्चा कैसा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इतना बेकार कैसे हो सकती हूँ। अगर इयोन की डेथ हो गई है, क्या उसका टीचर है उसकी देखभाल करने वाला एकमात्र पर्सन है, लेकिन कैसे तुमको किस भयानक तरीकों से कितनी कठिनाइयों से लाइफ जीना पड़ा हो। फिर हम देखते हैं कि बाहर से आवाज आती है कि माय लेडी कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो भी अपने आंसू को पोंछ के कहती है कि ठीक है अंदर आ जाओ। तो एक बंदा अंदर आता है और कहता है कि माय लेडी जल्दी से चलिए और इसे देखिए। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी और सूरिन जा रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है तुम अब कैसी हो। तो सूरिन कहती है कि इतना रोने के बाद में तरोताजा महसूस कर रही हूँ। स्माइल लगे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। तो हमारा एमसी भी कहता है कि जरूर, जब भी तुम्हें मुश्किल समय हो तो मुझे बताना। क्या एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं होना चाहिए। तो बोलती है कि हाँ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि चलो फिर अंदर चलते हैं, बच्चे हमारे इंतजार कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं कि कुछ गार्ड हमारे एमसी और सूरिन के सामने आते हैं और वो लोग कहते हैं कि वहीं रुक जाओ। सूरिन कहती है कि टीचर ये लोग। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ वो आइस पैलेस के लोग हैं। तो आइस पैलेस के लोग कहते हैं फॉरेनर की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिया गया है, आरोपों को आज्ञाकारी रूप से एक्सेप्ट करो। मुझे ऑर्डर दिया गया है कि अगर तुम विरोध करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा। तो हमारे एमसी ये बात सुन के अपने मन में सोच रहा होता है सिचुएशन किसी तरह काफी बदल गई है। क्या गोल्ड फैमिली के प्रभावशाली लॉर्ड के साथ कोई समस्या हुई है। हमारा एमसी उन लोग से कहता है क्या तुमने अस्थायी रूप से लॉज में रह रहे बच्चों के लिए भी सेना भेजी है। तो सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर हमें प्लास्टिक हाउस गेस्ट बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा कहता है हम तुमको 2 बार चेतावनी नहीं देंगे,
पहले ही तुम छोटे बच्चे हो। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये आइस पैलेस सुप्रीम कमांडर होता है, कोल्ड सियोल स्वॉर्ड मैन इयोन बोंगजी। और हम देखते हैं कि बच्चों को वो बंदी घेरे हुए होते हैं। सुप्रीम कमांडर कहता है अपने हथियार फेंक दो। पीछे से एक स्टूडेंट कहता है कि अब हम क्या करें। तो सेन कहता है कि सूरिन अभी भी वापस नहीं आई है। तो सुनयुक कहता है अगर ऐसा है तो हमें बस उनसे होकर गुजरना होगा। लीडर के अलावा बाकी लोग दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर हम उस पर्सन से बचे और एक प्लेस पर घेरा तोड़ दें तो क्या हम उस घेरे को भेदने में एबल नहीं होंगे। हमें जल्दी करना होगा और टीचर और सूरिन को ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि सुप्रीम कमांडर कहता है कि जल्दी से अपने हथियार गिरा दो, हमने तुमको पूरी तरह से घेर लिया है। तो सेन भी बोलता है हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन जिस मोमेंट हम उन लोगों को चोट पहुंचाएंगे हम आइस पैलेस के दुश्मन बन जाएंगे। तो सुनयुक चिढ़ते हुए कहता है कि क्या इस बेवकूफी भालू जैसे कमीने को क्या तुम सच में नहीं जानते। जिस मोमेंट ये लोग यहाँ आए इसका मतलब पहले से यही था कि हम नॉर्थन से आइस पैलेस के दुश्मन बन गए हैं। खैर अगर सब कुछ एक जैसा ही है तो हम अनाड़ीपन से पीछे हटने के बजाय उनमें से छेद करना बेहतर हो। और दूसरी तरफ सुप्रीम कमांडर कहता है ऐसा लगता है कि तुम में से कोई भी हमारी बात सुनने के बारे में नहीं सोच रहा है। ये मत कहो कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। और अपने बंदों से कहता है कि जाओ अटैक करो। और उसके बंदे भी अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट भी कहते हैं कि वो लोग आ रहे हैं क्योंकि बात यहाँ तक आ गई है तो चलो फिर इसे खत्म करते हैं। सेन जाता है एक बंदे को मारता है, सुनयुक जाता है एक बंदे को मारता है। तो सुनयुक एक बंदे से कहता है कि यांग क्या तुम ठीक हो। तो वो बंदा कहता है कि मैं इसे साइन कर लूंगा। तो सुनयुक कहता है कि योंग के बारे में क्या। और हम देखते हैं कि योंग भी बहुत अच्छे से फाइट कर रही होती है। और ये सब सुप्रीम कमांडर देख के एकदम चौंक जाता है और अपना मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चे कौन है। दूसरी तरफ हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी उन गार्ड को मार दिया होता है। सूरिन देख के कहती है कि ये सब कैसे हो गया। मुझे यकीन है कि टीचर ने एक भी कदम नहीं आगे बढ़ाया, लेकिन ये सब कैसे हो गया। हमारा एमसी सूरिन से कहता है कि सूरिन जल्दी करो, ऐसा लगता है कि बच्चे खतरे में है। तो बोलती है कि हाँ ठीक है। और हमारा एमसी अपने मन में जाते हुए सोचता है अगर उनमें से किसी को भी एक भी कुछ हो गया तो एक प्योर व्हाइट आइस पैलेस एक ब्लडी खून में बदल जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग बहुत थके हुए होते हैं। सोन्यू कहता है क्या सब लोग ठीक हैं। तो यांग बोलता है कि हाँ थोड़ा थके होने के अलावा हम सब ठीक हैं। और हम देखते हैं कि सब गार्ड को वो लोग मार दिए होते हैं और सिर्फ सुप्रीम कमांडर बचा हुआ होता है। सुप्रीम कमांडर कहता है ऐसा लगता है कि मैंने एकेडमी के बच्चों को कम आंका है, मैं तुम्हारा जज करने में फेल रहा। सेन अपने मन में कहता है ये पर्सन टॉप पर है। उस शॉट को देखते हुए कहता है कि ये शॉट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो सेन भी कहता है कि हमें भी खुद को तैयार कर लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम इससे जीत सकते हैं। तो सुनयू कहता है कि अगर हम अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े तो कम से कम एक हाथ। चिल्ला के कहता है कि कभी भी अकेले ना चलना, हमें एक साथ रहना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा। लेकिन जैसे वो इतना बोल रहा होता है तभी वो सुप्रीम कमांडर तेजी से उन दोनों के पास आ जाता है और यांग उस पर अटैक करता है, लेकिन वो तेजी से डॉज कर रहा होता है और उसके साइड में आ जाता है। और सुप्रीम कमांडर कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुमने हवा पर कंट्रोल करने का तरीका सही ढंग से सीख लिया है। यांग अपने मन में कहता है कि डैम इट, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, हम इसे कैच नहीं कर सकते। सेन कहता है कि बच के रहना और वो बंदा गोल्ड पाव अटैक का यूज करता है जिससे यांग दूर जाके फेंकाता है और उसके पूरे शरीर से ब्लड निकलने लगता है। सेन गुस्सा के कहता है कि डैम इट तुम बास्टर्ड। सुनियोक तो सुनियोक भी गुस्साते हुए कहता है कि ठीक है चलो मरते दम तक लड़ते हैं। और सुनियोक उस पर अटैक करता है लेकिन सुनियोक का अटैक वो डॉज करता है। सेन भी अटैक करता है, सेन का भी अटैक वो बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। और वो बंदा कहता है अगर सुप्रीम कमांड का तरीका थोड़ा अलग है, मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जिनमें तुम अनस्किल्ड हो। और वो तेजी से बढ़ते हुए कहता है जब तुमको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए तो फाइनली चले आना। और सेन के पास आता है, उस पर अटैक करता है और सेन भी एकदम घायल हो जाता है, उसके भी खून निकलने लगते हैं। सोनियो भी इस पर अटैक करता है लेकिन सोनियो का अटैक वो डॉज करता है और उसको एक जोरदार कोहनी मारता है जिससे वो डायरेक्ट दीवार में छप जाता है और वो भी खूनम खून हो जाता है। सब लोग नॉकआउट हो जाते हैं और सुप्रीम कमांडर अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो अभी भी सांस ले सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमला पर्याप्त हानिकारक नहीं था। योंग कहती है यांग से क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो। तभी सोनियो उठता है और सोनियो को देखते हुए सुप्रीम कमांडर कहता है ये बदमाश, ये शेर के बच्चों का झुंड है। और सेन भी उठता है और सेन को देखते हुए कहता है अगर मैं कलियों को नहीं काटूंगा तो ये आग बन सकती है जो फ्यूचर में आइस पैलेस के लिए खतरा बन सकती है। मुझे इन लोगों को खत्म करने की जरूरत है। और अटैक करते हुए कहता है ये कलियों की उगने से पहले हटाने का तरीका है। और हम देखते हैं कि इयोंग अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन तभी वहाँ एक लाइट चमकती है और इयोंग अपनी आंखें खोलती है तो हमारे एमसी वहाँ फाइनली आ ही जाता है और सुप्रीम कमांडर को वह घूरता है गुस्से में जिससे उसके मुंह से हर जगह से खून निकलने लगता है। और हमारा एमसी कहता है अगर मैं थोड़ी देर बाद आता तो मुझे लाइफ बार इसका पछतावा होता। और हम देखते हैं कि उस बंदे के शरीर से इतना खून निकलता है जिससे वो बंदा वहीं मरने लगता है और मरते हुए कहता है कि डैम इट, मैं भूल गया था केवल शेर ही शेर को जन्म देते हैं। ये पर्सन है जिसे तुम सच में एनिमल का किंग कहोगे। और अगले ही पल हमारे एमसी बच्चों को हील करने लगता है अपने पावर से। सेन कहता है कि मेरी इंजरी ठीक हो रही है। हमारा एमसी भी बोलता है उन लोग से चलो ये तो राहत की बात है, हर कोई
ठीक था। सोरिन अपने मन में सोचती है, हीलिंग वो भी एक टाइम पर। टीचर कितने पावरफुल हैं। मैं जानती थी कि वो एक बड़ा चरित्र है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी महान होंगे। अगर कोई कहे कि वो इस संसार में सबसे बेस्ट मास्टर है, तो क्या वो टीचर जैसा हो सकता है? सुनियो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? और अपने मन में सोचता है, टीचर किस प्रकार के पर्सन है। फिर हमें हाउस गेस्ट गोल्डन हाउस इनका दिखाया जाता है। जहाँ हमारा एमसी वहाँ आता है तो वहाँ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, और कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, ये प्लेस भी खाली है। इसका मतलब ये रहा होगा कि उन्होंने उसे पकड़ लिया होगा। फाइट के कोई संकेत नहीं है। सैम पीछे से कहता है, जैसे कि एक्सपेक्ट था, क्या गोल्डन जस्टिस क्लैन को लोगों को ले जाया गया है? तो हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा ही लगता है, और अपने मन में सोचता है, ईमानदारी से कहूँ तो उनकी मदद करने का कोई रीजन नहीं है। न तो हमारा गोल एक है, न ही हम गोल्डन जस्टिस सेक्ट के संबंध में शामिल है। ये अपने आप को ब्रश करना एक तरीका है, लेकिन मुझे ब्लैक हेवन सेक्ट और आइस पैलेस के बीच के रिश्ते को ठीक से समझने की जरूरत है। तभी पीछे से यांग कहता है, मास्टर अब हम लोग क्या करें? तो हमारे एमसी बोलता है कि ऑफ कोर्स हमें उन्हें बचाना होगा, और अपना मन में सोचता है, यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है जिसे बच्चे भी गर्व से कर सके। और हमारा एमसी उन लोग से कहता है, ये आइस पैलेस के गुंडे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें निश्चित रूप से मदद करनी होगी। ये भावना बहुत ज्यादा है, ये काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन चलो देखे कि चीजें कैसी चल रही है। तो बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ टीचर, चलो हेवन फैमिली को बचाना शुरू करते हैं। हमारा एमसी भी ये बात सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है, अब वो किस ओर जा रहे हैं। फिर ये प्लेस तो आइस वॉरियर टावर का है, तो इतनी दूर नहीं है, वो आइस वॉरियर टावर की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग केयरफुली से मेरे पीछे आ जाओ। तो बाकी सभी बच्चे हमारे एमसी के पीछे आ जाते हैं, और हमें आइस वॉरियर टावर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक गार्ड को कुछ नोटिस होता है, तो दूसरे गार्ड से कहता है कि क्या कुछ है? तो दूसरा वाला बोलता है, नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा एमसी तेजी से बढ़ता है और बच्चों से कहता है, अगर तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए हो तो तुम्हारी नींद खराब हो सकती है, इसलिए तुमको सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर वो लोग हैं, जाओ अटैक करो। और बच्चे भी सीधे तेजी से बढ़ जाते हैं, और वो गार्ड भी कह रहे होते हैं, आखिर वो लोग कौन है? और उन गार्ड को वो लोग मार डालते हैं, और बच्चे कहते हैं कि हमने गार्डों का ध्यान रखा है। हमारा एमसी भी पीछे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो जल्दी से अंडरग्राउंड की ओर चलते हैं। तभी एक गार्ड के जेब से यांग चाबी निकाल लेता है और कहता है कि वो लोग को बाहर से आवाज आती है, घुसपैठिए, अंडरग्राउंड में घुसपैठिए आ गए, जल्दी करो, उन्हें पकड़ते हैं। तो न्यूक भी कहता है कि क्या उन्होंने हमें पकड़ लिया है? सोरिन कहती है कि टीचर। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि पीछे मत देखो, अपने सामने वाले एग्जिट पर ध्यान दो, हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। तो यांग बोलता है कि ठीक है टीचर। ये दरवाजा खुल गया है और हम देखते हैं कि वहाँ से सीढ़ियाँ निकल आती है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अंदर गार्ड होंगे, इसलिए सावधान रहना। और बच्चे अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। हमारा एमसी पीछे देखता है और हमें दिखाया जाता है कि बच्चे तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। सन कहता है कि सुनिए उधर देखो, और दूसरी तरफ वो गार्ड भी देख लेते हैं और कहते हैं कि रुको, तुम कौन हो बदमाश? तो दूसरा गार्ड बोलता है कि आखिर बच्चों का एक ग्रुप यहाँ कैसे पहुँच गया? और सन एक को मारता है और सूरन भी एक को मारती है। अरे कुत्ता बना देते हैं, मार मार के सुअर फाड़ देते हैं वो लोग। यांग कहता है कि जो पीछे है मेरे पास उन्हें छोड़ दो। तो इयोंग बोलती है कि ठीक है, और वो लोग कुत्ता फाड़ रहे होते हैं वो लोग को मार मार के। और हम देखते हैं कि आर्क ड्यूक और उसका भाई भी वहाँ बंधा पड़ा हुआ होता है। एमसी भी अंडरग्राउंड में आ जाता है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि मास्टर सब सेफ है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि सच में कितनी राहत की बात है। आर्क ड्यूक भी बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, आप यहाँ तक कैसे आए? तो हमारा एमसी कहता है, जी आपको ढूंढने में कुछ समय लग गया, हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी पीछे से आर्क ड्यूक का गार्ड पीछे से बोलता है, यंग मास्टर, जो वेपन उन्होंने हमसे चुराया है वो वहाँ है। तो आर्क ड्यूक कहता है कि बहुत बढ़िया, चलो जल्दी वेपन ले लो और यहाँ से चलते हैं। और हमारे एमपी पीछे से कहता है, ऊपर बहुत सारे आइस पैलेस के गार्ड हैं, इसलिए अपने आप को तैयार रखो। तभी वो लोग आ जाते हैं और वो आइस पैलेस के गार्ड को बहुत मार रहे होते हैं। आर्क ड्यूक पे उन लोग को काट डालता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइस पैलेस के गार्ड को मार दिया जाता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। हमारा एमसी आर्क ड्यूक से कहता है कि अब क्या हुआ? तो आर्क ड्यूक बताता है, उन्होंने मुझसे अलायंस के साथ बिजनेस करने के बदले में आइस स्काई हॉल के लॉर्ड से छुटकारा पाने में हेल्प करने के लिए कहा। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो सोरिन की मदर आइस स्काई एम्प्रेस। आर्क ड्यूक बताता है, मैंने अपना आंसर देने में देरी करने की कोशिश की, लेकिन एक बार मैंने मना कर दिया है। तो हमारा एमसी भी कहता है, वो तुरंत तुम पर अटैक कर देंगे। और अपने मन में सोचता है, मैं देख रहा हूँ वो गोल्डन सेक्ट पर दोस्त मरने की कोशिश कर रहे थे। ये इमेजिन करना रेडिकुलस है कि एक सेक्ट जिसने खुद को नोबल क्लैन अलायंस नाम दिया है, वो असासिन का अनुरोध कैसे कर सकता है? अगर योजिन होंग मूर्ख होता तो वो ऐसी चालों में फंस सकता था, लेकिन वो हेवन ड्रैगन उपाधि वाला एक सक्सेसर है, बेशक वो ऐसी किसी चाल में नहीं फंसेगा। आर्क ड्यूक
बोलता है हमारे एमसी से, मैंने जो सुना है उसके अनुसार उन्होंने हमारे हॉस्टेजेस को अपना काम करवाने के लिए मेरे भाई और मेरी जान को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन तो हमारा एमसी भी कहता है उससे, तुमको पता होगा कि जब तुमने मना किया तो क्या होगा। तो आर्कड्यूक बोलता है कि मैंने सोचा कि मेरा डिसीजन बेहतर रिजल्ट लाएगा। तो हमारा एमसी ये बात सुनकर अपने मन में कहता है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, उसने पहले से ही हर चीज की प्लानिंग बना ली थी और कैलकुलेशन कर ली थी। अगर यूजिन आइस किंग हॉल और आइस फोर्ट्रेस हॉल के मास्टर से मिलने से पहले ही आइस स्काई हॉल तक पहुंच गया होता और उन्होंने संकट के समय में उनकी सहायता एक्सेप्ट कर ली, तो नॉर्थन सी आइस पैलेस और नोबल फैमिली सेट के बीच संबंध और स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं सरप्राइज हूँ अपनी छोटी उम्र के बावजूद वो अच्छी डिसीजन लेकर आया। हमारा एमसी उससे कहता है, अगर मैं और मेरे स्टूडेंट तुमको बचाने नहीं आते, क्या करने की प्लानिंग तुम बना रहे थे। तो आर्कड्यूक बोलता है, मुझे बिलीव था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट रूप में पैदा हुआ है। तभी आर्कड्यूक के गार्ड बोलते हैं कि वो फाइनली यहाँ आ गई है, यंग मास्टर आइस स्काई एम्प्रेस और आइस स्काई वॉरियर यहाँ आ गए हैं। हमारा एमसी भी उसको देखता है और कहता है कि आइस स्काई एम्प्रेस। आर्कड्यूक बोलता है, वो ट्रू सहयोगी है जिसके साथ मैंने अलायंस करने का फैसला किया है। और सूरन भी देखती है और कहती है अपने मन में, उस तरसन को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। फिर हमें आइस फोर्ट्रेस हॉल का सीन दिखाया था जहाँ वॉरियर लॉर्ड और किंग लॉर्ड होते हैं। वॉरियर लॉर्ड किंग लॉर्ड से कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये सब इतने कम समय में हो जाएगा। तो किंग लॉर्ड बोलता है, ऐसा लग रहा था कि गोल्डन सेक्ट के मेंबर को पकड़ने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैंने ये अनुमान नहीं लगाया था कि स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल के टीचर और उनके स्टूडेंट इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। तो वॉरियर लॉर्ड भी बोलता है, बस वो लोग कौन है। तो किंग लॉर्ड बोलता है, कोई तो होगा जो अंदर से उनके साथ काम कर रहा होगा, वरना। तो वॉरियर लॉर्ड उसकी बात को काटते हुए कहता है, ठीक है, हम दोनों जानते हैं कि वो कौन है। जिस रात हमारे कैदी भागे, आइस स्काई एम्प्रेस और आइस स्काई वॉरियर ने अपना हॉल छोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि इस एरिया का गोल शिकार करना था, लेकिन इस पर कौन विश्वास करेगा। तो किंग लॉर्ड बोलता है, ये हमारी हार है, हमें इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कि वो बदमाश योजिंग होंग, कौन सोच सकता था कि उसने आइस स्काई हॉल से संपर्क बना लिया है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था ये बात। लेकिन आइस किंग हॉल के वॉरियर को क्या हुआ, क्या ये सच है? ऐसी बात कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है, मुझे लगता है कि ये मामला पहले ही हाथ से निकल चुका है। तो किंग लॉर्ड कहता है कि डैम इट, मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता कि इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने जो फॉरेनर लोगों को लाया, उन्होंने इसे और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है ये बात सुन के, क्या तुमको नहीं लगता कि हमें ब्लैक हेवन सेक्ट की मदद लेनी चाहिए। तो किंग लॉर्ड बोलता है, क्या तुम कह रहे हो कि हमें दूसरी राजकुमारी से मिलना चाहिए। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अब। तो किंग लॉर्ड कहता है, हाँ शायद कोई तो हल निकलेगा इससे। अब जब हमने डिसीजन ले लिया है तो हमारे पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, चलो जल्दी करते हैं। उसी समय आइस स्काई हॉल के सीक्रेट कमरे में सूरन की मदर और आर्कड्यूक एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। आर्कड्यूक कहता है, फर्स्ट राजकुमारी को आइस पैलेस के लॉर्ड के थ्रोन पर बिठाने के बाद आइस पैलेस के हमारी फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रेंडशिप के प्रतीक के रूप में अपने द्वारा खेलेगा। क्या तुम इससे एग्री हो। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए